आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 1 मई का। और ये भी जो भी करंट अफेयर्स रहने वाला है ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बैंक, ऐसी रेलवे, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम नेशनल अफेयर्स में बढ़ते हैं। तो मैं आपका दोस्त आपको पहले नेशनल अफेयर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी जो भी सेक्शन है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिप्लॉय किया है 34 सुपर कंप्यूटर्स। अब ये 34 सुपर कंप्यूटर्स जो डिप्लॉय किए गए हैं वो किए गए हैं अंडर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा रिसर्च एक्सिस इन स्मॉल सिटी। अभी जो 35 जो सुपर कंप्यूटर बिठाए गए हैं इसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये 35 फ्लिप फ्लॉप्स जो रहने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि किलोबाइट रहता है, ठीक है, मेगाबाइट रहता है, वैसे ही आप मान सकते हो कि ये फ्लिप फ्लॉप रहने की वजह से, पेटा फ्लिप फ्लॉप रहने की वजह से इसका जो डेटा साइज रहेगा, सुपर कंप्यूटर है तो इसका जो डेटा साइज रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है इंस्टॉल किया गया है कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि IISc बेंगलोर, उसके साथ IITs, उसके साथ CDAC। तो यहाँ तो इंस्टॉल किया गया ही है, इसके साथ जो छोटे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ये 34 सुपर कंप्यूटर्स को। कौन कौन से, जैसे कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो भी हैं यहाँ पे भी जो है इसको इंस्टॉल किया गया है। अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर बनाया जाएगा इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अंतर्गत नोडल मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक भी मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आती है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी CDAC पुणे, उसके साथ जो है IISc बेंगलोर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको फुल फॉर्म तो पता होंगे, ठीक है। तो IISc बेंगलोर बड़ा इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के लिए काम करता है, और CDAC गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च के फॉर्म में ही काम करता है, जो पुणे बेस्ड है। पूरा छोटा सा न्यूज़ है, इतना बड़ा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है। पहले देखिए इसके याद रखने आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिप्लॉय किया है 34 सुपर कंप्यूटर, और ये किया गया है अंडर दी नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत। कहाँ का डिप्लॉय किया गया है? IISc IIT CDAC में जो डिप्लॉय किया गया। इसके साथ जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है यहाँ पे भी डिप्लॉय किया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो भी छोटे सिटी हैं वहाँ पे भी रिसर्च एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। सुपर कंप्यूटर में क्या रहता है कि इसमें स्टोरेज ज़्यादा होगी, आपको प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा मिलेगी, और मतलब बड़े बड़े रिसर्च या तो बड़े बड़े जो काम रहते हैं वहाँ सुपर कंप्यूटर में हो सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर में आपका जो स्टोरेज होता है ये सब भी कम होता है, स्पीड भी कम होती है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग बनाया है। अब ये इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंतर्गत इसको लीड करेंगे नीति आयोग के CEO। अभी नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम इसको लीड करेंगे। इनका काम रहेगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को डिज़ाइन करने का। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में बात करें तो इसको अभी जो बजट गया था 2025-26 का, वहाँ पे जो डिसाइड किया गया था। तो अब इस मिशन को कैसे जो है डिज़ाइन करना है इसके बारे में बात करेंगे नीति आयोग के CEO। तो ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है इसके अंतर्गत बोला गया था, इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया को, उसके साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 16 to 70% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन में लेके आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में पढ़े क्या होता है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। इसका काम ये रहने वाला है कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करना, उसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है हमारे इंडिया में जो करेंटली 60 to 70% चल रहा है उसको और ज़्यादा बूस्ट करना, ठीक है। कुछ 5 पिलर में जो है ये काम करता है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, वो भी आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपको मिलेगा इजी एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कितना जो है इजी है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई बिजनेस जब खड़ा करना पड़ता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, उसके बाद पैसे चाहिए होंगे, उसके बाद वो जो सिटी है या जहाँ पे भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पे आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे उस स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो वो सब कुछ जो है ईजी हो पाए, उसी की वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसके इसको बोला जा रहा है ईजी एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके साथ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाया जाए। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के अंतर्गत जो भी डिमांड, जो भी स्किल चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड की जाए, वो भी बोला गया इसके अंतर्गत। उसके साथ विब्रेंट MSME सेक्टर जो है उसको बढ़ाया जाए, उसके टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट की जाए, उसके साथ सपोर्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्री, और ये सब के साथ जो है लार्ज इंडस्ट्री जो रहती है उसको भी सपोर्ट की जाए। इसका नाम क्या हुआ कि छोटी छोटी जो है
MSME के थ्रू जो है बढ़ाया जाएगा, छोटी छोटी जो MSME है उसको ग्रो कराया जाएगा, और वो MSME जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसको हेल्प करेंगी अंडर दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंदर का। ठीक है, तो इसके कुछ मिशन ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि ये सपोर्ट करेगा, गवर्नेंस करेगा, इवन मॉनिटर भी करने का काम करेगा, और कुछ क्लीन टेक जो मैन्युफैक्चरिंग है जैसे सोलर PV, EV बैटरीज और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये सब में जो है ज़्यादा फोकस करते हुए स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। बाकी में भी करेगा, जैसे कि नॉन लेदर हो गया, उसके साथ जो फुटवेयर, लेदर फुटवेयर हो गया, सब कोई बेनिफिट करने वाला है, लेकिन जो क्लीन एनर्जी है उसमें इनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस मिशन के अंदर का। तो इस मिशन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे हम और ज़्यादा अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, उसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये मिशन को जो है अभी पूरा का पूरा कैसे इसको डिज़ाइन करना है, ये डिज़ाइन करने का काम होगा नीति आयोग के जो CEO हैं इनका। ठीक है, तो अभी छोटा सा न्यूज़ था, और हाँ जो भी मिशन बनाने ने वो आपको वापस पढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपका एक तरह से रिविजन भी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की तरफ से, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो इन्होंने एक मीटिंग की थी जिसके अंतर्गत फाइनलाइज किया गया है निवेशक सीवार, तो एक तरह का जॉइंट वर्चुअल इनिशिएटिव है सेबी की तरफ से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि ये जो है अनक्लेम जो डिविडेंड है इन्वेस्टर्स का, उसको जो है क्लेम कराने में हेल्प करेगा। इसको चेयर कौन कर रहे हैं? इसको चेयर कर रहे हैं अंकिता शाह अकेला। तो ये आपको याद रखना है कि ये CEO हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के, और ये जो है अब ये जो मीटिंग हो रही थी इसको भी चेयर कर रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के लिए भी जो है सेबी डिफरेंट इनिशिएटिव लेती रहती है कि अनक्लेम जो म्यूचुअल फंड है कैसे मिल जाए। जैसे कि मित्रा जो है सेबी ने अभी लॉन्च किया था रिसेंटली, जिसके अंदर बोला गया था कि जो अनक्लेम म्यूचुअल फंड है उसको जो है सॉल्व किया जाएगा अंडर मित्रा। अब ये वाला जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो सेबी की तरफ से भी रिसेंटली निवेशक सीवार जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसके अंदर बोला गया है कि जो भी डिविडेंड है, जो भी एक तरह से पेमेंट रहती है जो कि शेयर होल्डर जो रहता है उसको दिया जाता है जब भी कभी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब, तो वो अगर अनक्लेम रहे तो वो जो है पैसा उस पर्सन को दी जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते तो आपको समझ आएगी अच्छे से। और मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जहाँ पे आपने शेयर खरीदा है, आपने क्या खरीदा? इस कंपनी का शेयर खरीदा है, और इस कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद आपको जो है एज अ डिविडेंड के तौर पे वो पैसा वापस आना चाहिए, लेकिन किसी कारण बस आप क्लेम करना भूल जाओ, ठीक है, और वो पैसा जो है उसी कंपनी में पड़े रहे, उस केस में वो पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए, जो भी डिविडेंड आपका है वो आपको जल्दी मिल पाए, उसी के लिए जो है ये मीटिंग जो है हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना वेयर विल इट बी हेल्ड, क्यों जो है इसको हेल्ड किया गया था, तो इसको जो है कहाँ हेल्ड किया जाएगा ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये जो है हाई अनक्लेम डिविडेंड केसेस जो हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ है उसको कवर करता है, और इसको जो है टोटल 6 से 7 साल के बीच में जिन्होंने भी क्लेम नहीं किया वो सबको जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हाई अनक्लेम डिविडेंड केसेस मतलब जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कमाना चाहिए था उनको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड उनको मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं पा रहा, और उसी की वजह से वही जो है सिटी इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसको पायलट बेसिस पे 2 जगह चलाया जाएगा, एक अहमदाबाद गुजरात में और एक मुंबई महाराष्ट्र में, और बाद में जो है इसको बाकी भी फेज़ वाइज जो है चलाया जाएगा, बट अभी स्टार्टिंग में जो है ये 2 नाम याद रखना है, अहमदाबाद और गुजरात को पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है। और इसमें कंपनी विद मैक्सिमम अनक्लेम डिविडेंड इन्वेस्टर्स टू सेटअप डेडिकेटेड जो एक सेटअप रहता है जैसे ATM टाइप रहता है, तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ें बताई गई है। उसके बाद हेल्प करेगा इन्वेस्टर को डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो पहले क्या रहता था कि डिविडेंड जब भी डिवाइड होता था तो थ्रू इंटरमीडिएट होता था, बट अब ये इनिशिएटिव लेने के बाद, ये निवेशक इनिशिएटिव लेने के बाद जो भी इन्वेस्टर है उनको डायरेक्टली जो भी उनका डिविडेंड का पैसा है वो मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अभी कौन है? राजीव रंजन सिंह है, तो ये चेयर कर रहे थे। अभी एक मीटिंग हो रहा था कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025 का, और ये मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा था। उसके साथ
7 स्टेट्स और यूटी भी इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। किस की इनिशिएटिव लिए गए थे इस मीट में, वो एग्जाम्पल एंड पॉइंट है। क्या की इनिशिएटिव थे? एक तो 255.30 मतलब 255.30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है संपदा पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। और ये एक तरह का फिशरी प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके अंतर्गत कैसे जो है फिशिंग को जो है बूस्ट कर सकते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी उसको जो है बोला जाता है पीएम संपदा योजना के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो है 255.30 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। इसके साथ ही जो है 5th मरीन फिशरी क्लस्टर भी लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्लस्टर नहीं, सॉरी, सेंसस है ये। तो इसके अंतर्गत जो भी फिशरी है उसको जो है कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है, कितने जो है टर्टल्स हैं। तो इसके अंतर्गत टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के अंतर्गत कुछ गाइडलाइन भी लॉन्च किए गए हैं, और इसके अंतर्गत SOPs भी लॉन्च किए गए फॉर वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा सेंसस होता है हर साल, वैसे ही ये जो है मरीन भी सेंसस होता है फिशरी का, ठीक है। तो ये 5th है, इससे पहले जो 4th आया था वो 2019 में आया था। वही 10 पॉइंट है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि फिशरी के लिए जो है लॉन्च किया गया है 5th अभी। और इसके अंतर्गत पहला तो गाइडलाइन ऑन टर्टल एग्जीक्यूटर डिवाइस के तौर पर निकाला गया है, और एक SOP भी लॉन्च किया गया है। क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत जो भी वेसल कम्युनिकेशन है, कैसे जो है शिप एक दूसरे से बात करे और कैसे जो है सपोर्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर SOP भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि इसी इनिशिएटिव में, इसी मीट में जो है एक तरह से टैब भी प्रोवाइड किया गया है, और टैब प्रोवाइड किया गया है विथ विलेज जिटरी अपेजल नेविगेटर ऐप के थ्रू, ठीक है। तो जो भी फिशरी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको टैब प्रोवाइड किया गया है विथ विलेज जेटरी एपिजल नेविगेटर के थ्रू। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। अब देखिए जेटी क्या होता है उसके बारे में आप पहले समझेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएंगे। अब जेटर क्या रहता है कि जो भी आसपास आपके एक तरह का मान सकते हो कि जेटर होता है कि एक तरह से एक तरह का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, जो कि नियर दी वाटर बॉडी रहता है, लाइक सी और रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सी और रिवर जो भी रहता है उसके आसपास एक छोटा सा जगह रहता है, उधर आके जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा रिवर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रिवर है, और यहाँ पे एक जेटरी फॉर्म का रखा हुआ है, विलेज लेवल पे जेटरी फॉर्म का रखा है, जहाँ पे जो भी मछुआरे रहेंगे, जो विलेज मछुआरे हैं, वो डॉक कर सकते हैं, अपना जो मछली है वो अनलोड कर सकते हैं और वापस से जा सकते हैं। तो ये ऐसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बड़ा डॉक टाइप रहता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है जो नियर द कोस्ट ही रहता है, जिसे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो मछुआरे हैं उनको डेली ऑपरेशन जो है करने के लिए हेल्प करता है। तो इसी के लिए जो है एक तरह से अपेजल नेविगेटर सिस्टम बनाया गया है। तो एक तरह का डिजिटल सिस्टम है, तो एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत कैसे जो है पोलराइज करना है और मैनेज करना है, इस जो भी आपको मैं बता रहा हूँ जेटरीज को, इसके ऊपर जो है लिखा गया है और इसके बारे में इस ऐप के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में, इस ऐप के बारे में, इस ऐप में दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके साथ ही जो है फर्स्ट एक्वा इंश्योरेंस ऑर्डर भी लॉन्च किया गया है। एक्वा इंश्योरेंस ऑर्डर मतलब अगर कोई मछुआरा है, अगर वो इतना मछली नहीं कमा पा रहा जितना उसको कमाना चाहिए, तो उसके अंतर्गत कुछ इंश्योरेंस भी देने की बात कर रही है अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्बन्धी योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारा जो भी हमने योजना है, ये सब हमने ऑलरेडी स्कीम वाले PDF में पढ़ के रखा है, तो इसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े कि जो विलेज जेटरी अपेजल नेविगेटर है, ये जो है डेवलप किया गया है ICAR-CMFRI कोची के द्वारा, और ये एक तरह से जियो फेंस डेटा कलेक्शन रहने वाला है। जितने भी जेटरीज हैं, जितने भी जेटरीज हमारे इंडिया में है, उसको लोकेट किया जाएगा विद देयर जियो लोकेशन, जिसकी वजह से जो भी एफिशिएंसी है और ट्रांसपेरेंसी है कोस्टल और फिशरी प्रोजेक्ट में, उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा ये ऐप, ठीक है। उसके बाद 5th मरीन फिश सेंसस के बारे में बात करें तो इसको जो है लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा, और इसको जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के द्वारा, और नोडल एजेंसी आपको ICAR और CMFRI मिलने वाला है। तो ये अब इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मोस्टली एग्रीकल्चर में फोकस करते हुए रिसर्च करती है। इसके ही एक सब डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल मिनरल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोची बेस्ड है, ये जो है पूरा
दावेदार संभालने वाली है एज ए नोडल एजेंसी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन्होंने ग्रांट कर दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स या तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किसको नहीं लगेगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो नमो गंगा मिशन के अंतर्गत आती है, नमो गंगा मिशन के अंतर्गत आती है, जिसका काम क्या रहता है? नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत, नमो गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत इनका काम रहता है कि गंगा को जो है कैसे पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, तो नमामि गंगा प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था। तो इसके अंतर्गत इनका काम होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का काम होता है कि गंगा को कैसे हम क्लीन रख सके। तो इनके ऊपर पहले क्या लगता था? एक तरह से इनकम टैक्स लगता था, तो अब इनको इनकम टैक्स से हटा दिया गया है, ऐसा कुछ कहना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का। एक छोटा सा न्यूज़ था, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट चलता है बैंकिंग के थोड़ा अच्छी न्यूज़ है, जैसे कि आरबीआई ने बोला है कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी बैंक का एप्लीकेशन है, एनबीएफसी का एप्लीकेशन है, वो प्रभा पोर्टल से भेजना पड़ेगा। अब किसी भी पर्सन को प्रभा पोर्टल पता हो तो उसको पूरा न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या होता है पूरा न्यूज़, क्या है पूरा न्यूज़ और क्या होता है प्रभा पोर्टल, तो उसके बारे में हम पूरा कवर करते हैं। तो पहला आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है यूज़ ऑफ प्रभा पोर्टल। अब ये यूज़ ऑफ प्रभा पोर्टल मैंडेट किसके लिए किया गया है? ये किया गया है जितने भी बैंक्स हैं वो सबको, उसके बाद एनबीएफसीज, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसके बाद रेगुलेटरी एंटिटीज, मतलब सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है सबको ही कवर कर लिया गया है। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी बैंक्स, जो भी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इनको जो भी रेगुलेटरी एप्लीकेशन, लाइसेंस और अप्रूवल्स है, सब कुछ जो है प्रभा पोर्टल से ही करना पड़ेगा फ्रॉम 1 मई 2025 से। तो 1 मई 2025 से अब जो भी बैंक है वो ऑफलाइन नहीं अप्लाई कर सकती, इसको क्या करना पड़ेगा? उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा प्रभा पोर्टल के थ्रू। अब प्रभा पोर्टल है क्या वो समझते हैं, तो आपको पूरा न्यूज़ समझ आ जाएगा। तो प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसके अंतर्गत अगर कोई बैंक है, उसको अगर लाइसेंस चाहिए तो प्रभा पोर्टल से ऑनलाइन ले सकता है। अगर बैंक को कुछ अप्रूवल चाहिए कि मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसना है या मुझे पीपीआई में घुसना है, तो वो सारा का सारा अप्रूवल या तो सारा का सारा लाइसेंस भी ले सकती है प्रभा पोर्टल से ही ऑनलाइन। पहले वो ऑफलाइन भी ले सकते थे, बट अब इनको बोला गया है अब जो है प्रभा पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन के थ्रू ही जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। ठीक है, तो प्रभा पोर्टल ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पुराना है, मई 2024 में ही आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये एक तरह का वन स्टॉप पोर्टल है जिसके अंतर्गत ऑथेंटिकेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल सब कुछ जो है होता है। ठीक है, तो आरबीआई ने इसको मैंडेट कर दिया गया। एक दूसरा न्यूज़ आ रहा है, वो भी आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने डेडलाइन सेट किया गया है फॉर बैंक टू डिप्लॉय BIS स्टैंडर्ड नोट सॉर्टिंग मशीन के लिए। तो पूरा न्यूज़ कवर करते हैं। तो आरबीआई ने जो है एक्सटेंड किया है टाइमलाइन फॉर बैंक टू डिप्लॉय लार्जेस्ट BIS कंपाइलेंट नोट सॉर्टिंग मशीन, और ये नोट सॉर्टिंग मशीन का जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो एक्सटेंड किया गया है 1 मई 2025 से 1 नवंबर 2025 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मई 2025 में ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी, और अब जो है 1 नवंबर 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। जो हमको डेट बता रहा हूँ ना, ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको सीधा का सीधा डेट पूछा जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है BAI स्टैंडर्ड, इसके बारे में कवर करते हैं। तो BAI के बारे में बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ISI मार्क दिया जाता है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में जो है आपको ISI मार्क दिया जाता है। तो जो BIS है वो जो है नोट सॉर्टिंग मशीन्स को जो है एज अ ISI मार्क देगी या तो IS मार्क देगी 18663.2024। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये आपको एग्जैक्ट जो है आपको याद रखना क्या है, 18663/2024 में जो है ये ISI मार्क दिया जाएगा जो भी नोट शॉर्टिंग मशीन्स हैं उनको। अब नोट शॉर्टिंग मशीन के अंतर्गत क्या रहता है, अब जो भी ATM में जो पैसे डालते हैं वो क्या करता है, वो जो ट्रे रहता है उसके अंदर का ट्रे, ऐसे 3 तरह का ट्रे रहते हैं मान लेते हैं, ठीक है, जिसको कैस्केट बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत जो भी ट्रे रहता है उसमें अलग अलग रुपये डाल देते हैं, 500 रुपये डाल दिए, 100 रुपये डाल दिए, 1000 रुपये डाल दिए। तो उसके जब मशीन में जाता है तो उसको शॉर्ट किया जाता है। तो वो शॉर्ट करने का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कैसे जो है शॉर्टिंग होनी चाहिए उसके लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है लॉन्च करती है BIS। तो बोला गया कि BIS जो 18663/2024 है उसके अंतर्गत जो भी बैंक्स है उसको जो बैंकिंग नोट सॉर्टिंग आर्किटेक्चर है जो नेशनल में चलना चाहिए
वो कैसे चलना चाहिए उसके अंतर्गत पूरा पूरा गाइडलाइन इस IAS के अंतर्गत दिया गया है। तो बोला गया है कि इसको अब 1 नवंबर 2025 के जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 1 नवंबर 2025 से इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है RBI का। इसी के साथ जो RBI है इन्होंने डायरेक्ट भी किया गया है कि जो भी बैंक और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स हैं इनको 100 रुपये और 200 रुपये का नोट जो है रखना पड़ेगा अपने ATM में, ये मैंडेट कर दिया गया है। आपने अब जब भी बैंक जाते हो तो आपको क्या मिलता होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 के नोट मिलते होंगे ना, 100 रुपये के नोट मिलते ही नहीं है। बोलते हैं कि भाई मेरे पास 100 रुपये का नोट ही नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो अगर जब भी आप ATM में जाते हो तो ATM में आपको हर समय बोलता है कि अगर आप मान लो कि आपको निकालना है कितना, थोड़ा बड़ा अमाउंट नहीं, 1200 रुपये निकालने मान लेते, ठीक है। तो आप निकाल ही नहीं पाओगे 1200 रुपये, आपको बैंक बोलेगा भाई मेरे पास 500 रुपये, आप भाग जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो इसी के लिए बोला गया RBI ने कि सारे बैंक्स और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स, अब वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स कौन होते हैं, ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, ना कि बैंक के थ्रू, ठीक है। एक एग्जांपल हिताची ले सकते हो, जिसके पास ना ही कोई बैंक का ब्रांच है, ना ही बैंक का कुछ भी मतलब ऑपरेशन इसके पास है, कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक की जरूरत नहीं है, कोई भी बैंक का इसका ऑपरेशन नहीं है, ना ही पेमेंट बैंक, ना ही स्मॉल फाइनेंस बैंक, तब भी ये जो है थर्ड पार्टी के हिसाब से अपना ATM जो है स्टैब्लिश करती है और ये बैंक के साथ पार्टनर करके ये सब कुछ कर रही होती है, ठीक है। तो इनको ही बोला गया कि 100 रुपये और 200 रुपये अपने ATM पे रखो ही रखो, जिसकी वजह से बंदे जो है ना भागे। तो ये कहना है RBI का, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़ता है। ये बैंकिंग के कुछ लॉन्चेस होंगे और कुछ अलग भी लॉन्चेस हो सकते हैं। लॉन्चेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैंकिंग के लॉन्चेस होंगे, बट 2 तरह के आपको बैंकिंग लॉन्चेस इधर मिलने वाले हैं। तो पहला जो लॉन्चेस मिलेगा आपको, बुक माई फॉरेक्स। बुक माई फॉरेक्स एक तरह से कंपनी है, मेक माई ट्रिप पता होगा, तो मेक माई ट्रिप का ये कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड। अभी जो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड है ये इतना स्पेशल क्यों है कि ये कार्ड जो है US डोमिनेट सिंगल करेंसी प्रीपेड कार्ड है। मतलब इसमें जो भी पैसा रहेगा वो सिर्फ सिंगल करेंसी में रहेगा, मतलब US डॉलर में ही रहेगा, और एक तरह का प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास प्रीपेड सिम होता है, प्रीपेड सिम के अंतर्गत आप पहले पैसे डालते हो, उसके बाद ही जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। 2 तरह के सिम होते हैं, पता होगा, प्रीपेड और पोस्टपेड। पोस्टपेड में क्या रहता है, आप पहले पूरा का पूरा यूज़ करते हो, उसके बाद में जो भी पैसा होता है वो आप पे करते हो। लेकिन प्रीपेड के अंतर्गत क्या रहता है, आप पहले पैसे डालते हो, उसके बाद जो है आप कॉलिंग वॉलिंग या इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ कार्ड होता है प्रीपेड कार्ड भी, जिसके अंतर्गत आप पहले पैसे डालते हो, उसके बाद जो है आप उस पैसे को जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ की फीचर्स भी है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको एग्जाम में, अगर आपको याद नहीं करना, स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लो। जैसे कि ये कार्ड अगर आप प्रीपेड कार्ड की तरह यूज़ करते हो तो इसके अंतर्गत आपको क्रॉस करेंसी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मतलब आप दूसरी जगह पे अगर आप पैसे डाल रहे हो, ठीक है, फॉरेन में अगर पैसे यूज़ कर रहे हो तो आपको 0 करेंसी चार्ज देना है इसके अंतर्गत। उसके साथ ATM अगर विड्रॉ कर रहे हो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड वाइड, तब भी आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस है जो कि मोस्टली ट्रैवल करती है इंटरनेशनली, इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो इंडिया के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है ये कार्ड। क्या नाम है, ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा प्रीपेड कार्ड क्या करता है, पहले आप पैसा डालोगे, उसके बाद आपको ये सारे जो भी बेनिफिट है ये मिलेगा अंडर दिस फॉरेक्स कार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। अब ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात करें तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात करें तो इसको 4 मार्च 2019 में जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा लिखने में, 4 मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो रिटेल पेमेंट हमारे इंडिया में है उसको जो है एक साथ लाया जाए। इसको 1 कार्ड 1 नेशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। सारे के सारे चीज़ को जो है एक साथ लाया जाए। कौन कौन से, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर हो गया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते थे, मेट्रो आ गया, बस आ गया, फिर लोकल ट्रेन आ गए, सबको एक साथ ही लेके आ गए। एक कार्ड बनाया है जिसको आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, एक कार्ड लाया है जिसको आप बस में भी यूज़ कर सकते हो, और वही कार्ड जो है आप लोकल ट्रेन में यूज़ कर सकते हो। इवन वो कार्ड आप जो टोल रहता है वहाँ पे भी पे कर सकते हो, हाईवे में जो टोल देना पड़ता है वहाँ यूज़ कर सकते हो। वो कार्ड पार्किंग फी के लिए यूज़ कर सकते हो। वो कार्ड आप जो ATM विड्रॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक कार्ड जो है हर जगह पे यूज़ हो सकता है। तो इसी के से इसको बोला जाता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और इसको 1 कार्ड 1 नेशन के अंतर्गत लॉन्च किया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये कार्ड जो है एयरटेल ने लॉन्च किया है पार्टनर विथ
एनपीसीआई के साथ पार्टनर करके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर करके इस कार्ड को लॉन्च किया है। और गवर्नमेंट का जो प्लान था वन कार्ड वन नेशन वन कार्ड का विजन, उसको बढ़ाया है। ठीक है, तो इसके अंदर का टोटल 3 कार्ड लॉन्च किए गए हैं। एक तो डेबिट कार्ड जो है सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होगा डेबिट कार्ड के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट ऑफ सेल है, उसके बाद ई कॉमर्स है, उसके बाद एटीएम है, ट्रांजिट पेमेंट है, ये सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर प्रीपेड कार्ड की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीपेड कार्ड में समझाया कि पहले पैसा डालो उसके अंदर, उसके बाद ही जो है आप पे कर सकते हो। तो इसके लिए जो है मिनिमम केवाईसी वॉलेट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम केवाईसी के साथ लिंक रहने वाला है, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन हो सकता है। और अगर पीपीआई के बारे में बात करें तो पीपीआई फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड के अंतर्गत अगर आपको सिर्फ पेमेंट करना है ट्रांजिट पेमेंट के लिए, मतलब ट्रेन के लिए यूज़ करना है, मेट्रो के लिए यूज़ करना है, तो आप ये वाला कार्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ कहना है एयरटेल का, जिसके अंतर्गत स्टैंड अलोन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो है लिंक रहेगा, और इसके अंतर्गत आप ट्रांजिट ऑनली पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है Amazon.com। अमेजोन के बारे में पता होगा। तो Amazon.com जो है वो सैटेलाइट का भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो इन्होंने जो है टोटल 27 सैटेलाइट लॉन्च किया फॉर प्रोजेक्ट कूपर के अंतर्गत। तो प्रोजेक्ट कूपर के बारे में बात करें तो स्टारलिंक के बारे में पता होगा ना। स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है? स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक के अंतर्गत कहा जाता है कि ये जो है रिमोट इंटरनेट देने का काम करेगा। ठीक है, रिमोटली जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाए, उसी के लिए जो है स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया था। स्टारलिंक सैटेलाइट के बारे में बात करें तो अभी इंडिया में अभी ये आने वाला है, जिसके अंतर्गत जियो और एयरटेल ने पार्टनर किया था। ठीक है, तो इंडिया में जो है जियो एयरटेल ने पार्टनर किया था कि स्टारलिंक हमारे इंडिया में आए। और स्टारलिंक किसका है? स्पेसएक्स का सीईओ कौन है? एलोन मस्क। तो एलोन मस्क ने जो है स्टारलिंक इंडिया में ला रही है, और वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो कि अमेजोन का है। अब इसके अंदर टोटल 27 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, और इसको यूएसए से लॉन्च किया गया है। और अगर बात करें लॉन्च व्हीकल, तो आपको एटलस वी रॉकेट के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पूछने का चांस बहुत कम है कि आपका एग्जाम में यहाँ से पूछ ले, लेकिन तभी आपको थोड़ा ध्यान देना है। और ये जो है यूनिफाइड लॉन्च अलायंस के थ्रू लॉन्च किया गया है। यूनिफाइड लॉन्च अलायंस के बारे में बात करें तो ये एक तरह का जॉइंट वर्चुअली बिटवीन बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच में। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट का पूरे इसके बारे में बात करें तो 10 मिलियन का जो है ये प्रोजेक्ट है, जो कि Amazon.com जो है लॉन्च करता है। इसके अंतर्गत हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। रिमोट और अंडरसर्व्ड रीजन होता है उसको। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसा कुछ किया जाता है, जैसे स्टारलाइन में जो सैटेलाइट के थ्रू दी जाती है इंटरनेट, वैसे ये सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट देने का काम करता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़े तो अमिताभ कुमार सिन्हा, जो कि अभी एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इनको सीईओ बनाया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के, और ये रिप्लेस करेंगे सुशील पाल को। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेंगे सुशील पाल को, और ये जो अभी ऑनगोइंग जो सेकेंड फेज चल रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, उसको जो है लीड करेंगे। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 तरह के अपॉइंटमेंट है। तेजपाल भाटिया के बारे में बात करें तो ये फॉर्मर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, कहाँ के? अहोम के। तो ये अहोम जो बात करते हैं ये एक तरह का मिशन है, जो कि एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है। तो इधर जो है इनको सीईओ बनाया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह इनको बनाया है, और ये रिप्लेस करेंगे कम जेफरिन को। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो कैसे? तेजा ने जो रिप्लेस कर दिया जैबरा को, ऐसा कुछ याद करके रख सकते हो। या मैं ट्राई करूँगा जो भी आपका वीकली करंट अफेयर्स आएगा वहाँ पे आपको एक साथ ही ये सब कुछ दे दूँ, जिसके आपको पढ़ने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये एक रिमेंबर ट्रिक की तरह इसको बनाएंगे, बिकॉज अभी एक रिमेंबर ट्रिक बनाऊंगा फिर आप भूल जाओगे। इससे अच्छा रहेगा कि जितने भी अपॉइंटमेंट है उसका एक ही बार में जो भी स्टोरी बेस या रिमेंबर ट्रिक बन पाएगा वो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपका वीकली आने वाला है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर अहोम स्पेस के बारे में एक्जूम सॉरी यार, अहोम क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सोम स्पेस के बारे में बात करें तो एक टेक्सास बेस्ड जो है ये कंपनी है, जिन्होंने जो भाटिया जी है इनको सीईओ बनाया है, और ये जो है रिप्लेस करेंगे जो अभी करंटली जो है सीईओ की तरह काम कर रहे थे कम को। ठीक है, काम नाम ही अजीब है यार, काम तो कर ले, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट चलता है गुज्जन सोनी जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे ये स्टार इंडिया में। ठीक है, इसके साथ इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन इंडिया में जो है एक्सक्लूसिवली जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं स्टार इंडिया में। इनको जो है कंट्री एमडी बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है यूट्यूब इंडिया का, मतलब यूट्यूब इंडिया
को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के संभालेंगे गुंजन सोनी। तो गुंजन सोनी ने जो है ईशान चटर्जी को जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। तो यूट्यूब के बारे में पता ही होगी, अल्फ़ाबेट जो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है ये एक्वायर करती है। और अगर बात करें कि जो ईशान छेत्री है ये जो है अभी के टाइम पे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की तरह जियो सिनेमा में बनाया गया है। तो ये अब जियो सिनेमा में जाएंगे। और जो गुंजन सोनी है इनको एमडी बनाया गया है यूट्यूब इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 1 मई का। और अगर इसका पीडीएफ के बारे में बात करें, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इवन अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है माइंड मैपिंग फॉर्म में वीकली और मंथली, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। और हम डेली क्विजेस और वीकली क्विज पे लगा सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझ आया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी के लिए हम वीडियो इतना ही रखते हैं।